नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रोज़ इतनी सारी खबरें हो जाती हैं कि मुझे लगा कि मैं अलग अलग वीडियो बोलूँगा तो आप और डिस्टर्ब होंगे, मतलब बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि दिन भर की समरी में एक बार मैं बना के आपको पेश कर दूं। कई मज़ेदार मज़ेदार खबरें हुई हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो मैं इसकी समरी आपको बना के सुनाता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको बाकी अखबारों में नहीं मिलेगा, आपको बाकी चैनल में नहीं मिलेगा। असल में उन बेचारे रिपोर्टर को और पत्रकारों को आप गाली मत दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि मेरे संगी साथी जो होते हैं या मैं जहाँ आसपास उठता बैठता हूँ, कोई भी बात होती है तो तुरंत पत्रकारों को गाली देने लगते हैं। आप लोग एंकर पे गुस्सा होने लगते हैं, बिक गया है, दलाल है। देखिए, पत्रकार और संपादक आमतौर पर नहीं बिकते हैं, बिकते हैं मालिक। पैसा मिलता है चैनल के मालिक को, अखबार के मालिक को। तो आप कम से कम अपनी गलती या अपना गुस्सा पत्रकारों पर नहीं निकाला करिए। अब जैसे मान लीजिए ये आज का नवभारत टाइम्स है, इसके फुल पेज पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी दिख रहे हैं। इन्वेस्टर मीट कल है, लेकिन आज ये विज्ञापन छपा है। इसी तरह आप देख रहे होंगे सरकार का सबसे प्यारा अखबार दैनिक जागरण, जो कोरोना में जिस समय लाशें बिल्कुल उफन रही थी गंगा में, उस समय लिखता है कि ये तो परंपराएं, लाशें ऐसी बहती रहती हैं। तो सरकार की चरण वंदना में करने वाला नंबर 1 अखबार, तो इसमें भी फुल पेज का विज्ञापन छपा है इन्वेस्टर समिट से एक दिन पहले। और ये अमर उजाला है। अमर उजाला के आमतौर पर खबरें अच्छी लिखता है, लेकिन विज्ञापन तो उसे भी मिलता है, तो मालिक को कहाँ बुरा लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो विज्ञापन होते हैं ना, ये छोटे मोटे, आपको लग रहा होगा फुल पेज का विज्ञापन कितना होगा, हज़ारों में, ये लाखों और करोड़ों रुपए में होते हैं। तो करोड़ों रुपए किसी पत्रकार को या किसी संपादक को नहीं मिलता, मालिक को मिलता है। और मालिक कहता है कि इन्वेस्टर समिट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्याह सफ़ेद काला पीला हो, तुम्हें खबर नहीं छापनी है। तो आमतौर पे अखबार और चैनल फिर ऐसी खबरें छापने से बचते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टर समिट होती क्या है। इन्वेस्टर समिट है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और वहाँ पे सरकार के कसीदे पढ़ेंगे कि साहब इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना अच्छा माहौल है कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी, बम्बई में हुई थी इन्वेस्टर समिट। ऐसी पूरी बम्बई सज गई थी कि यानी क्या होने जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति आए कि इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। उसके बाद योगी सरकार पार्ट 1 में और 2 बार हुई और पार्ट 3 में अब होने जा रही है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात आपको किस्सा बताता हूँ। जब इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 होने जा रही थी, तो अफसर, उत्तर प्रदेश के अफसर योगी जी बेचारे कितना भी थक जाए और कहे कि ईमानदारी ईमानदारी, अफसरों ने कसम खा रखी है कि बेईमानी किए बिना मानेंगे नहीं। और ये वो अफसर हैं जिनका चेहरा देखोगे ना, आप ऐसे भोले बन के बैठे रहेंगे, इनसे ज़्यादा गऊ कुछ नहीं है। और एक एक IAS अफसर, किसी की बीवी चंडीगढ़ में पैसा ले रही है, किसी की दिल्ली में ले रही है, कोई यहाँ ज़मीनें खरीद रहा है, लंबा कारोबार। कोई पिता के नाम पे ज़मीनें खरीद रहा है, कोई पत्नी के नाम पे ज़मीनें खरीद रहा है, कोई धमका के ज़मीन खरीद रहा है। और ये सब बातें मैं समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री तक पहुँचती हैं नहीं पहुँचती हैं। लखनऊ में ऐसे अफसर बेनामी संपत्ति खरीदने में लगे हुए हैं। खैर, इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 में ठेका हुआ, टेंडर निकला कि साहब ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसकी साज सज्जा इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चाहिए, जो वहाँ पे टेंट लगा सके, जो वहाँ पे होर्डिंग लगा सके, जो गमले लगा सके, जो सड़कों पे लाइटें लगा सके। अब आप सोचिए, एक समिट में जिसमें प्रधानमंत्री और देश के उद्योगपति आ रहे हों, कितना खर्चा हो जाएगा इन सब में, होर्डिंग लगाने में। अंदर की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को इतना बड़ा है नहीं कि वहाँ की सब व्यवस्थाएँ करने में, खाने पीने में। पहला टेंडर जो मेरी जानकारी के मुताबिक वो बैठा लगभग 10-11 करोड़ रुपए का, 11 करोड़ रुपए केवल साज सज्जा, बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अब वो उसमें टेंडर कोई लखनऊ का लोग ना डाल दे, कोई उत्तर प्रदेश का बलिया बनारस का ना डाल दे, तो शर्तें रखी गई। और शर्तें ऐसी जो शायद ही कोई पूरा कर पाए। मतलब उसमें छांट के ना एक शर्त डाल दी जाए ऐसी जो एक ही कंपनी पूरा करती हो। तो एक ब्रिज क्राफ्ट कंपनी थी, और उस कंपनी के जो ब्यूरो के अफसर हैं, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो यहाँ के IAS अफसरों से वो गलवहियाँ करते थे। वो दिल्ली की रंगीन शामें हुआ करती थी, वो शराब होती थी, और बाकी क्या क्या होता था, मेरे को कहना ठीक नहीं लगेगा, आप समझ सकते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ। खैर, वो काम हो गया, प्रधानमंत्री आए और देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, और वो फजीयत हुई, किसी उद्योगपति को खाने को खाना नहीं और पीने को पानी नहीं। ADM ने तक खुद प्लेटें उठा उठा के रखी, व्यवस्थाएँ खराब थी। लखनऊ के तत्कालीन DM थे कौशल शर्मा, बहुत बढ़िया अफसर, बहुत हिम्मती अफसर, आजकल बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में तैनात हैं। उन्होंने व्यवस्थाएं देखी तो उन्होंने बिना डरे गवर्नमेंट को लिखा कि ब्रिज क्राफ्ट कंपनी ने बहुत ख़राब काम किया, इसके पैसे काटे जाएं।
मुझे भी क्यूरोसिटी थी, मैंने भी आरटीआई में पूछा कि साहब डीएम ने चिट्ठी लिखी तो उसमें किसके कितने पैसे काटे गए, कितना भुगतान हुआ। पूरी सरकार चली गई, मेरे को आज तक आरटीआई में जवाब नहीं मिला, क्योंकि बिचक्राफ्ट कंपनी के पैठ कहाँ तक थी आप समझ सकते हैं। अब पार्ट 2 में भी ऐसी फजियत होने को थी, हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करी टेंडर के खेल पे, और मेरी स्टोरी के बाद वो टेंडर फिर कैंसिल हुआ, जो एक जानबूझ के एक व्यापारिक संगठन को देने की तैयारी थी। अब आया पार्ट 2, योगी सरकार पार्ट 2 में इन्वेस्टर समिट। ये सुबह से अमिताभ ठाकुर की चिट्ठी आ गई और उन्होंने खुलासा कर दिया हुआ क्या खेल। इस बार भी शर्त रखी गई कि जो कंपनी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कर चुकी हो पहले, वही ठेका टेंडर डालेगी। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन ऐसी कंपनी है जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कर चुकी होगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करने के लिए गुजरात की, दिल्ली की, मुंबई की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक कंपनी से बात कर ली कि भाई तुम्हें काम करना है, और बिचक्राफ्ट का एक जाना माना चर्चित चेहरा जो अफसरों के बहुत करीबी होने के लिए पूरा विख्यात है, उसने सुनाया कि बिचक्राफ्ट छोड़ के पेविलियन नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली। और यूपी के बड़े बड़े नाम ब्यूरोक्रेट के, मैं नाम लूँगा नहीं, ठीक नहीं लगेगा, वो उसके चारों तरफ परिक्रमा करते थे। दिल्ली में उनके संग बहुत बहुत लंबी कहानियाँ हैं। तो पेविलियन में आए साहब तो पता चला कि पेविलियन को टेंडर मिलना है, और वाकई में ये हुआ कि पेविलियन को टेंडर मिल गया। तो अमिताभ ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री को सारे तथ्यों के साथ चिट्ठी लिखी कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, टेंडर ऐसे नहीं किया जा सकता जिसमें किसी एक कंपनी को आप फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखें, और बिचक्राफ्ट कंपनी की जगह पेविलियन को लाने का रणनीति है। उन्होंने बताया कि जो अपर मुख्य सचिव हैं औद्योगिक विकास आयुक्त हैं अरविंद कुमार, और अरविंद कुमार जब हेल्थ में थे तो मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ, ऐड में 100-200 करोड़ रुपए का मैन पावर का एक ठेका हुआ था, और जिसमें बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया था, ऐसी आम चर्चा है। ये साहब जब गृह विभाग में थे तो पुलिस जेल के सुधार के नाम पर भी सैकड़ों करोड़ रुपये आया था, उसमें भी घालमेल की तमाम सूचनाएं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे अफसर सरकार को पसंद आ जाते हैं। तो इस बार औद्योगिक विकास का काम वही देख रहे हैं। तो टेंडर फिर प्लान हुआ, और टेंडर फिर एक कंपनी पेविलियन को देने के लिए बनाया गया, और पेविलियन को मिल गया। लगभग 7.5 करोड़ का काम है। अब कैसा काम होगा ये तो आज पता चलेगा जब प्रधानमंत्री जी और बाकी उद्योगपति आएंगे। बड़ी बढ़िया एक खबर अखबार में छाप दी थी कि साहब चूँकि प्रधानमंत्री आने हैं तो गोमती नदी के चारों तरफ एक हरे पर्दे लगा के तैयार कर दिया कि प्रधानमंत्री जी गोमती नदी देख ना लें। अब सोचो कि रिवर फ्रंट बना था अखिलेश सरकार में, 5 साल योगी सरकार पार्ट 1 रह गई, पार्ट 2 शुरू हो गया। रिवर फ्रंट की वो दुर्दशा हो गई है, पूरा रिवर फ्रंट गंदी काई से, जलकुंभियों से, पेड़ों से भरा हुआ है। रिवर फ्रंट में अगर घोटाला हुआ तो लेंस लगा के जांच करिए, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 5 साल में भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो पाई। एक छोटा सा पार्ट नाले का पूरा होना था, रिवर फ्रंट पूरा तैयार हो जाता, 5 सालों में रिवर फ्रंट बन नहीं पाया। गोमती नदी के किनारे जहाँ रिवर फ्रंट में फुब्बारे चलते थे वहाँ अंधेरा छाया रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं, और हकीकत देखे इसके लिए पर्दे लगा दिए जाते हैं। विपक्ष ने कहा कि पर्दे लगाने से हकीकत छुपेगी नहीं। इसी प्रकार लखनऊ में गोमती नगर में JPNIC एक बहुत बड़ा जयप्रकाश जी के नाम पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया था, और वो इतना बढ़िया था कि उसकी छत पे भी हेलीकॉप्टर उतर सकते थे। 12 महीने काम करने वाला स्विमिंग पूल था, ने बड़े बड़े क्लब से, मतलब अगर वो बन जाता तो लखनऊ का एसेट्स होता। 1000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था, अखिलेश सरकार का प्रोजेक्ट था, बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा काम बचा था, सरकार बदल गई। तो जो विकास मंत्री थे वो 8वीं 10वीं मंजिल तक हाँफते हाँफते कुदाल लेके चले कि हम इसकी जांच कराएंगे JPNIC की, इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। और तब सरकार बदली थी, बड़े बड़े अखबार छापते थे कि JPNIC में बड़ा घोटाला हुआ है। और JPNIC ने बनाया था संजय सेठ, जो आज राज्यसभा सदस्य हैं। पहले सब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। शालीमार नाम की बड़ी बिल्डिंग है लखनऊ में, कई बड़ी ज़मीनों के विवाद उनके नाम से जुड़े रहते हैं। तो शालीमार कंपनी ने को ठेका मिला। उस समय सपा के मुखिया अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे संजय सेठ, उनको ठेका मिला। और जैसी JPNIC की जांच शुरू हुई तो भाई साहब बीजेपी में आ गए। बीजेपी एक ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर गंदा भी आदमी जाता है तो साफ़ होकर निकलता है। तो संजय सेठ भी साफ़ होकर निकल आए। इस बीच में कोरोना में थाईलैंड की लड़की को लेकर बड़ा जिक्र में उनका नाम आ गया था, बड़ा विवाद हुआ। एक थाईलैंड की लड़की मर गई थी आके, संजय सेठ का नाम उसमें अलग अलग कोने से आया, कुछ पे फिर संजय सेठ ने मुकदमा भी लिखाया, लेकिन इस बार उनका बीजेपी ने राज्यसभा टिकट काट दिया। इन सब के बीच में 6 सालों में JPNIC का बचा हुआ 10% काम भी पूरा नहीं हो सका। आपके और मेरे टैक्स का 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी खड़ी है। अब आप सोचो कि इन्वेस्टर समिट में आप बाहर के उद्योगपतियों को ला रहे हो, लखनऊ में सरकार के पैसे के 1000 करोड़ की बनी बिल्डिंग 6 साल में आप चला नहीं पा रहे हो। यह है इन्वेस्टमेंट का हाल।
अब मैं आपको बताता हूँ उन जो पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 1045 MOU साइन हुए थे। मतलब लोगों ने कहा कि हम आपके यहाँ निवेश करने जा रहे हैं, तो 1045 हुए थे और उसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक 900 अभी तक शुरू नहीं हुए। ये इन्वेस्टर समिट 1 का पार्ट है, 900 शुरू नहीं हुए। और मैं मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अफसर बताते नहीं हैं। मैं लगातार RTI में पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर MOU साइन हुए थे, किस कंपनी का निवेश कहाँ हुआ, ये हमको बता दीजिए। बताना चाहिए मीडिया को, जनता को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जनता को अफसरों की बातों पे, सरकार की बातों पे यकीन नहीं रहा है। अगर आपके 1045 में 900 MOU धरती पर उतर रहे तो बता दीजिए। मेरी जानकारी में 900 MOU आई नहीं, हवा में ही रह गए। तो अगर आए हैं तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा, मेरे पास लिस्ट भिजवा दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में सारे बता दूंगा कि इस कंपनी ने MOU किया था और यहाँ पे काम शुरू हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि 900 जगह काम शुरू नहीं हुआ। अब मैं कुछ बड़े चर्चित नाम बताता हूँ। एक टोपी वाले सज्जन आप देख रहे होंगे आजकल, जो औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार नंदी जी भी हैं। इनके कारनामे भी कुछ कम नहीं हैं। इनके ऊपर भी बड़े बड़े लंबे बैंक के फ्रॉड से लेकर तमाम घोटाले हुए और घोटालेबाज को इंडस्ट्री का मंत्री बना दिया गया। अब इन्होंने मुकेश अंबानी जी और टोपी वाले जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के साथ अपना एक फ़ोटो शेयर करके बड़ी इन्वेस्टर समिट की भी कामना करी है। अब सुभाष चंद्रा जी को मेरी जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 में गाजियाबाद में 5000 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया गया कि साहब ये ई-रिक्शा बनाने का प्लान शुरू करेंगे। सुभाष चंद्र जी ने आया क्या कहा कि मैं 24,000 करोड़ का निवेश करूंगा उत्तर प्रदेश में। बड़ा बड़ा अखबारों ने चलाया, चैनल ने चलाया। मेरी जानकारी के मुताबिक सुभाष चंद्र जी ने इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 के बाद 24 करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं किया। जितने धंधे चल रहे थे वो बंद हो गए, क्योंकि सुभाष चंद्र जी सुना जाता है कि खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। अब वो फिर दोबारा राष्ट्रसभा जा रहे हैं तो शायद उनका धंधा चल जाए। हमारे बड़े प्रिय सांसद रवि किशन जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हैं, गोरखपुर में। आपने उनको नाचते गाते ठुमके लगाते हुए देखा होगा। वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं 1000 करोड़ का MOU साइन करने जा रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपये निवेश करूंगा। बड़ा बड़ा छप्पा, रवि किशन 1000 करोड़ का निवेश करेंगे। 1 रुपये का भी निवेश उत्तर प्रदेश में रवि किशन ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं किया। लेकिन अखबार में उस दिन छपी थी कि रवि किशन ने 1000 करोड़ का MOU कर दिया। एक बोनी कपूर साहब है, श्रीदेवी जी के पति हैं। एक मॉम पिक्चर बनी थी, सुना है उसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई, लेकिन पिक्चर को अनुदान मिलना था 2 करोड़ रुपए का। तो फिल्म बंधु जो है, फिल्म बंधु के अफसर आजकल हीरो हीरोइन के संग फोटो खिंचाने में, फेसबुक पे उन फोटो को लगाने में, ट्वीट में उन हीरो हीरोइन के संग फोटो लगाने में और विदेश जाकर ब्रांडिंग करने में ज़्यादा बिजी हैं। PR शिप सारी हीरो हीरोइन के फोटो तक सीमित रह गई है। तो जो मॉम को पिक्चर को बोनी कपूर को फ़ायदा देना था, तो फाइलों में हेरा फेरी की गई और गलत तरीके से बोनी कपूर की पिक्चर मॉम को 2 करोड़ का अनुदान दिया गया। ऐसे आरोप सूचना विभाग पर लगते रहते हैं। इसी प्रकार एक रूपा मेहता है, उन्होंने कहा कि मैं 100 करोड़ का निवेश करेंगे, हम लोग करेंगे। 1 रुपये का निवेश नहीं आया। कहा गया इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 में कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बहुत सर्किट में होगा। मुझे तो आज तक अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो मैं ये आपको कहानी बता रहा हूँ। इन्वेस्टर समिट में जो बातें होती हैं कि हम यहाँ पे 500 करोड़ का निवेश करेंगे, 200 करोड़ का निवेश करेंगे, वो हकीकत में कहीं होता नहीं है। ये सब बातें तो और मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। जब इन्वेस्टर समिट 1 चल रही थी तो एक कंपनी ने आके 1200 करोड़ रुपये का MOU किया कि हम 1200 करोड़ में उत्तर प्रदेश में 12 5 स्टार बनाएंगे, इसमें हेलीकॉप्टर उतरेगा। MOU साइन हो गया, बड़ा बड़ा ब्रांडिंग हुई कि साहब देखिए ये कंपनी जो है ये 1200 करोड़ का निवेश करने आ रही है और ये 12 5 स्टार बनाने जा रही है, उत्तर प्रदेश चकाचक हो जाएगा। पता चला ये कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, 12 करोड़ का बैंक से कर्जा लेके गायब है, इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, CBI जांच कर रही है। तो ऐसी भागी हुई कंपनी का भी 1500 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा दिया गया इन्वेस्टर समिट में, जिसकी CBI जांच कर रही है, जो फ्रॉड में है। बाद में अखबारों में खबर छपी तो हंगामा मचा, हड़कंप मचा। तो जो इन्वेस्टर समिट में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कई लोगों मैं जानता हूँ। अगर अफसर कहेंगे तो मैं नाम से बहुत जल्दी खुलासे भी कर दूंगा, जिन्होंने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिनकी हैसियत 5 करोड़ की भी नहीं है। उनका अखबार में छपा कि ये साहब 100 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे प्लांट लगाएंगे। तो आप कहेंगे कि जब ये इतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं तो ये टीवी चैनल और ये अखबार क्यों नहीं बताएंगे? कल इन्वेस्टर समिट हो रही है, परसों इन अखबारों में और टीवी चैनल में फिर इस तरह की कहानियां छपेंगी।
कुछ चेहरे छपेंगे और ये छपेगा कि ये 100 करोड़ का निवेश कर रहा है, ये 200 करोड़ का निवेश कर रहा है, ये 500 करोड़ का निवेश कर रहा है। और फिर आप 6 महीने बाद आप पूछेंगे कि साहब कितना निवेश कहाँ हुआ बता दीजिए, तो कोई बताएगा नहीं। जिस सीबीआई की फ्रॉड वाली कंपनी का बता रहा हूँ मैं, इसने कहा कि हम 2000 लोगों को रोजगार भी देंगे। और ये कहा गया, बयान आया अखबारों में छपा कि सरकार इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में 3 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। मैंने आरटीआई में पूछा कि इन्वेस्टर समिट से कितने लोगों को रोजगार मिला, तो सरकार से जवाब आया है इस तरह के कोई आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो ये 2 लाख 3 लाख के रोजगार कहाँ से आ जाते हैं, अखबारों में कहाँ छप जाते हैं, ये नवनीत सहगल बता सकते हैं, क्योंकि आजकल अखबारों की कमान नवनीत सहगल के हाथ में है। जो तुमको पसंद हम वही बात करेंगे, जो सहगल साहब कहेंगे हम वही छापेंगे और वही दिखाएंगे। ये पैसे का लक्ष्मी जी का तंत्र है। पिछली बार योगी सरकार पार्ट 1 में 1 साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा टीवी चैनलों और अखबारों को इसीलिए दिया गया कि सच नहीं बोलना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 PM के अलावा ऐसा कोई अखबार, कोई चैनल नहीं मिलेगा जो आपको ये सच बताने की हिम्मत रखता हो। हमें भी नुकसान झेलने पड़ते हैं सच बोलने के, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन चूंकि सच बताना जिम्मेदारी है तो हम आपको बताते हैं। अब आते हैं एक और चर्चित खबर पे, पृथ्वीराज चौहान। योगी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पृथ्वीराज चौहान पिक्चर देखी और फिर उसके बाद उसको टैक्स फ्री कर दिया। अच्छी बात है। हम तो बचपन से, मतलब हम, मेरे को तो जब मैं पढ़ता था, मुझे हिस्ट्री में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये कैरेक्टर इतने अच्छे लगते थे। मतलब बचपन में पढ़े हैं हमने उनको, हमने उनकी कविताएं पढ़ी हैं, भाषण में जिक्र किया है। क्योंकि जो किताबें थी 7वीं 8वीं की किताब में हम लोगों के टाइम में पूरा कोर्स हुआ करते थे। लेकिन अक्षय कुमार जी को बेचारे को पता ही नहीं था कि महाराणा प्रताप नाम की कोई चीज़ भी किताबों में आती है। तो एक उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में, मैंने तो किताब पढ़ी ही नहीं थी, किताब में कहीं जिक्र ही नहीं था महाराणा प्रताप का। तो वो ट्रोल हो गए, वो जो कि भाई लोगों ने कहा कि आपको पता ही नहीं। हम सब ने वहाँ पे ट्विटर पे ट्रोल किया कि अक्षय कुमार जी आप 12वीं फेल हैं या 12वीं पास हैं, इससे आगे पढ़े होते या इससे पहले भी पढ़े होते तो कम से कम सच पता चल जाता। तब तक वो कपिल शर्मा का शो का एक बहुत बढ़िया वीडियो वायरल होने लगा, थोड़ा सा देखिए मजा आएगा। अक्षय भाई आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। तो इसमें खुद अक्षय कुमार कह रहे हैं कि वो 10वीं तक 3 बार फेल हुए। तो उनकी दोष नहीं है, उनको तो विमल गुटके का प्रचार करना है, तो वो तो एक्टर हैं, उनको चाहे पृथ्वीराज चौहान बना लो। तो अक्षय कुमार जी ने एक वीडियो ट्वीट किया, उसमें पृथ्वीराज चौहान के रूप में उनको लटकाया गया सलीब पे और हाथ उनके बंधे हुए हैं। अब वो इतने मज़ेदार फोटो है, देखिए बराबर में आप देख रहे होंगे, जो हाथ बंधे हैं और रस्सी इतनी ढीली है कि आराम से हाथ निकाल सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि उस ज़माने में आज जो अक्षय कुमार ने पढ़ाई की है, उनकी पढ़ाई के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान के इतने हाथ ढीले छोड़ दिए गए थे कि चाय वाय पी सके। खैर ये तो मजाक की बात थी। और मेरा एक मित्र है मनीष पांडे, बड़ा तेज तर्रार पत्रकार है, उसने ट्वीट किया कि 7 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने भी ट्वीट किया कि भैया तुम डिस्टर्ब मत करो, ऊर्जा मंत्री इस समय पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं, तो कहाँ लाइट वाइट का हाल होगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, गंभीर बात कहना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान इस देश के नायक हैं, किसी को शक नहीं। गजनी आक्रांता था, इस देश पे धब्बा था, किसी को कोई शक नहीं। लेकिन गजनी के बहाने जिस तरह से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमले किए जा रहे हैं, उसके मतलब कुछ और है। कश्मीर फाइल्स आई थी, नफरत का पूरा कारोबार देश में फैला गई। कश्मीर में पिछले 12 दिनों में 1.5-2 दर्जन लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। शांत कश्मीर उबल गया है। देश के अलग अलग टॉकीजों में हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने वाले नारे लगे हैं इस देश में। कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद प्रायोजित किए गए कश्मीर फाइल्स के टिकट बंटवाए गए कि आप बांटिए, जाइए, आप अपने दम में नफरत फैलाइए। पृथ्वीराज चौहान की तारीफ इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन गजनी के नाम पर मुगलों को और मुगलों के नाम पर देश के मुसलमानों को इस तरह अपमानित भी नहीं करना चाहिए। ये षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है। क्योंकि 2024 से पहले देश में हिंदू मुसलमान का वातावरण तैयार करना ही है। मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि इस माहौल में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को बचाए रखने की, हिंदू मुसलमान को एकजुट रखने की। राजनीति हिंदू मुसलमान पे आ रही है। आजमगढ़ में मायावती ने टिकट दे दिया मुस्लिम को, गुड्डू जमाली को।
मकसद था कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को अलग किया जाए। लगातार ये वायरल किया जा रहा है कि भाई मुसलमान नाराज है समाजवादी पार्टी से। आज अखिलेश यादव को भी अल्पसंख्यक सभा की बैठक करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने एक मुश्त हमें वोट दिया। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति विकास पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है और ये इसलिए की जाती है कि देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है, बेरोजगारी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। इस खेल में मत आइए, खतरनाक खेल है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। सोचिए, समझिए, सरकारों के खेल को समझिए, अपनी स्थिति को समझिए। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, पढ़े लिखे रहें, आप सुरक्षित रहें, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बोलेगा। यूपी की खबरों के लिए 4PM यूपी सब्सक्राइब करिए और ट्विटर और फेसबुक पर 4PM न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।